हेलो दोस्तों, मैं सत्याशीष वर्मा आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोगों को सबसे पहले पता चला कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारा एटम। उसके बाद लोगों को यह पता चला कि एटम के अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये हमारे तीन पार्टिकल्स थे जिसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, और इन्हीं सब के बारे में आखिर साइंटिस्ट को कैसे पता चला, इसे हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी रखी, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। उनका मानना था कि एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, उनका नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अगर आप कहीं पे जाओगे और पूछोगे हु इज़ द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको जे थॉमसन का ही नाम आएगा या फिर सिंपल थॉमसन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इनकी थ्योरी यहाँ पर गलत साबित हो गई। इसकी थ्योरी यहाँ पर गलत साबित हुई। इनके बाद फिर रदरफोर्ड आए। लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी जानने से पहले आपको तीन पार्टिकल्स के बारे में जानना होगा, जिसमें से पहला पार्टिकल है हमारा अल्फा रेस। अल्फा का यह सिंबॉलिक है, अल्फा का यह सिंबल है, यह अल्फा है। इसके बाद एक बीटा रे होता है, जिसे हम कहते हैं बीटा रे। अब मैं रे नहीं लिखा। इसे आप सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो या फिर अल्फा रे बीटा रे भी लिख सकते हो। इसके अलावा एक और रे होता है जिसको हम कहते हैं गामा रे। सबसे पहले हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने गामा रे की प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं बताई, तो यह बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रेडिएशन होता है उसी तरह का गामा है। ये किसी भी चीज़ के आर पार किसी भी समय जा सकता है। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, या फिर ये कहीं से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, सिंपली को। तो जो अल्फा रे है हमारा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में जब अल्फा और गामा रे को लाया जाएगा, तो जो सबसे हमारा जो अल्फा रे होगा वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा मैग्नेटिक प्लेट से। मैग्नेटिक फील्ड के कारण अल्फा रे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन वहीं पे जो हमारा बीटा रे होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाएगा गाइस, वो मैग्नेटिक फील्ड से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गामा रे को मैग्नेटिक फील्ड से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इलेक्ट्रिकली देखेंगे इसे, मतलब प्लेट्स के रूप में इसे हम देखें। जैसे आप इलेक्ट्रिकल प्लेट्स को, चार्ज प्लेट्स को, कुछ भी कहो, या पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स भी आप कह सकते हो। तो जो हमारा अल्फा है, अल्फा रे हमारा डिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव प्लेट्स पे, जबकि जो हमारा बीटा रे है वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव प्लेट पे। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वह नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाता है हमारा अल्फा, और ये नेगेटिव से
माइनस का साइन दे देते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाए मतलब डिफ्लेक्ट हो जाता है, या फिर कोई डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये दोनों मेन पॉइंट्स हैं इसके, और यहाँ पे ये वाले मैग्नेटिक फील्ड के, और गामा यहाँ पर भी गामा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इस सब को भी पार करके चल जाता है। तो जो हमारे रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने हीलियम से अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल लेने के बाद उन्होंने उसे गोल्ड फॉइल पे लगाया, मतलब गोल्ड फॉइल पे उस रे को छोड़ा। ये गोल्ड है और यहाँ पे उसका एक न्यूक्लियस है, तो सर्कुलर होता है, ठीक है। जैसे ही उन्होंने अल्फा रे यहाँ पर छोड़ा, सबसे पहले यह इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आया। तो इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आया, न्यूक्लियस आप सबको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यह डिफ्लेक्ट कर गया। इसी तरह से और रेज आए और न्यूक्लियस पे आके डिफ्लेक्ट करने लग गए। तो इसी तरह से रदरफोर्ड को पता चला कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव सब पार्टिकल भी मौजूद है, इसीलिए रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके बाद उन्होंने बीटा रे मारा, तो उन्हें यह पता चला कि जहाँ पर करेंटली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो बीटा रे वहीं से डिफ्लेक्ट कर जा रही है, जबकि हमारा अल्फा पार्टिकल उसे पार करके जाके न्यूक्लियस से टकरा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी रखी कि एटम के बाहर हमारा मतलब एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उनकी ये थ्योरी थी, पर उनके भी बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, इसलिए उन्हें भी 100% प्रूव नहीं कर पाए, मतलब रदरफोर्ड भी 100% ये बात नहीं प्रूव कर पाए कि आखिर एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। उसके बाद गाइस नील्स बोर ने आके अपनी बोर थ्योरी रखी। उन्होंने अपनी बोर थ्योरी रखी। यहाँ पर बोर थ्योरी रखी, या फिर कोई बोर का लॉ रखा, लेकिन बेसिकली बोर थ्योरी रखी। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगा रहा है, लेकिन जो रदरफोर्ड थे उन्होंने यह बात नहीं कही थी कि वो चक्कर लगा रहा है। और बोर थ्योरी के अनुसार उन्होंने KLMN वाले फॉर्मूले को भी बनाया, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सके कि एक एटम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप नहीं जानते KLMN के बारे में, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में इसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बोर थ्योरी के अनुसार ये पता चला। साथ साथ उन्होंने एटॉमिक नंबर भी बताया। एटॉमिक नंबर का एक सिंबल होता है जो होता है Z, ठीक है। इस एटॉमिक नंबर में उन्होंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जो आपको अगर लग रहा हो कि जो KLMN में मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 आता है, तो आखिर कैसे पता चल जाता है उनके सम से कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा। अगर आप इसे जोड़ें तो आपको यहाँ पे 16, 18, 19 मिलता है। और जैसा कि आपको पता भी चला, नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमारा एटॉमिक नंबर, और एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी से
पता चलता है कि ये पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है। होप करते हैं गाइस आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो इसके आगे भी गाइस बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि एटॉमिक मास में सबसे पहले आपको बता देता हूँ एटॉमिक मास आखिर होता क्या है। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इसमें मेन बात है गाइस हमारी कि एक एलिमेंट है हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, इसे तो आप जानते ही होंगे। इसमें गाइस इसके एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन एब्सेंस है, न्यूट्रॉन एब्सेंस है। ठीक है गाइस, तो इसीलिए जब इसे अलग अलग रूप में यानी कि टाइटेनियम, टाइटेनियम ये सब के रूप में जब इसे बनाया जाता है, जैसे 2 1 के ऐसे ऐसे करके इसे बनाया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो इसमें उसमें न्यूट्रॉन फिर 2 प्रोटॉन ऐसे कर करके ऐड किए जाते हैं। ठीक है गाइस, होप करते हैं अब आप इस पूरे चीज़ को समझ चुके होंगे। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी जान चुके होंगे, बोर थ्योरी को भी जान चुके होंगे, और जे थॉमसन की थ्योरी, रदरफोर्ड की थ्योरी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो सोलर सिस्टम की टाइप में उन्होंने बताया था, मतलब सोलर सिस्टम की थ्योरी टाइप में थी उनकी। और गाइस साथ ही साथ जैसे कि आपको लग रहा होगा कि मैंने पिछली वीडियो में तो कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगा, वही आयोनाइज्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, ये सब वो भी गाइस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं आपको वो बताऊंगा। अभी के लिए गाइस आप एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि कैसे थ्योरीज आए, ये थॉमसन ने कैसे खोज किया इलेक्ट्रॉन का, रदरफोर्ड ने कैसे खोज किया न्यूक्लियस का, कैसे बोर थ्योरी ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थ्योरी दी, एटॉमिक नंबर की थ्योरी दी, एटॉमिक मास की थ्योरी दी। और गाइस बाद में जब आइसोटोप्स खोजे गए तब भी बोर थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो मान लीजिए एटॉमिक नंबर कभी किसी का मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का 1 नहीं हो सकता, ये नहीं होता है, ये नॉट पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो होल नंबर नहीं होगा। जी हाँ गाइस, वो होल नंबर नहीं होगा, वो काउंटिंग नंबर्स होंगे। तो ये तो बातें उन्होंने बताई थी एटॉमिक नंबर के बारे में, जिससे आइसोटोप्स को खोजने में बहुत आसानी मिली थी। और गाइस अगर आपको पीरियोडिक टेबल ये सब के बारे में जानना हो तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो अभी के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।